शंखनाद होगा। लड़ाई तो अब शुरू होगी, जंग अब जीती जाएगी, शंखनाद अब होगा। और जिसकी विजय घोषणा होगी मई के आखिरी सप्ताह में, जब आपका रिजल्ट निकलेगा। हारना तो हम सीखे ही नहीं हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो हिंदुस्तानी हैं, भारतवंशी हैं। भरत ने अगर शेर के दांत गिने थे तो ये तो फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं प्रशांत शुक्ला आप लोगों के लिए हाफ ईयरली के बाद 12th फिजिक्स की प्रिपरेशन के संबंध में 2 वीडियोस लेके आऊँगा। एक वीडियो होगी मेरी कि हाफ ईयरली के डैमेज कंट्रोल के बारे में, कि कैसे उस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, और दूसरी वीडियो होगी कि सेकेंड बुक का प्रिपरेशन कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं पहले बच्चों के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ और उसके आंसर्स करूँगा, और फिर उसके बाद इन जनरल कि आपको फर्स्ट बुक कैसे बैकलॉग में कैसे उसको कवर करना है सेकंड बुक के साथ साथ। तो मैं कुछ प्रश्न लेता हूं मैं, जो बच्चों ने मुझसे पूछा है। पहला प्रश्न है, सर अपनी स्टडी को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करूं मैं। देखो बच्चों, तो पहले इस प्रश्न पे एक प्रश्न मैं रखता हूं कि आखिर स्टडी हुई कैसे थी, और इसके संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। एक राजा था, वो सज़ा जो देता था किसी अपराधी को, तो बड़े अलग अलग ढंग के होते थे, उसके जो सज़ा के तरीके होते थे पनिशमेंट के। उनमें से एक मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक कोई अपराधी आया, उसके सामने वो सज़ा के 2 ऑप्शन रखा कि भाई देखो, तुम 50 प्याज खाओगे कि 50 कोड़े। तो अपराधी सोचा 50 प्याज खा लेते हैं, आसान है, 50 कोड़े तो पता नहीं कितने तगड़े तगड़े पड़ेंगे। तो शुरू किया खाना प्याज, वो 8 प्याज, 10 प्याज, 15 प्याज। हुजूर नहीं, प्याज नहीं खा पाऊँगा मैं, हुजूर कोड़े ही ठीक है। अब कोड़े पड़ने शुरू हुए। अब कोड़े 1 2 3 4 5 12 13 कोड़े। नहीं हुजूर, प्याज ही सही है। फिर प्याज की काउंटिंग 1 से शुरू होगी। तो इस तरह करते करते वो ढेर सारे प्याज भी खा लिया और ढेर सारे कोड़े भी खा लिया, लेकिन काउंटिंग वहीं की वहीं थी। कहोगे सर इस कहानी का फिजिक्स से क्या मतलब। देखो भाई, अगर पहली बार आप मन से नहीं पढ़ोगे तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, और पता नहीं उसका रिज़ल्ट 0 हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक इस प्रश्न का आंसर है कि सर स्टडी तो मैं किया था, मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। बेटा लोग देखो, पहले तो ये देखो कि स्टडी आपकी कैसे हुई थी। मैं एग्जाम्पल बात करना चाहता हूँ। मान लिया कि आप इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ लिए, डेरिवेशन पढ़ लिए, हाफ CV² पढ़ लिए, ठीक है। उसके सारे फार्मूले भी नहीं आप पढ़े। हाफ CV² के बाद आप आगे बढ़ गए, एनर्जी लॉस पढ़ने लगे, तो गड़बड़ हो गया। पढ़ाई हुई तो, लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। केवल डेरिवेशन से और एक फार्मूले से काम चलता नहीं। आपने ये देखना था कि भाई किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे कैसे चेंज होता है, कैपेसिटेंस कैसे कैसे चेंज होगा, उसका इस एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि C और V आ रहा है। दूसरे फार्मूले में Q और V आ रहा है, हाफ QV। तो फिर आपको देखना कि भाई चार्ज कब चेंज होगा, कब चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज कंजर्व तो होता है, लेकिन किसी कंडीशन में क्या चार्ज चेंज हो सकता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, टोटलिटी में आपको वो टॉपिक और उसके सब टॉपिक पढ़ने होंगे, और तब आप देखोगे कि आपका स्टडी मार्क्स में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। इस तरह मैं और भी एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप पढ़ तो लिए, डेरिवेशन पढ़ लिए, 2 चीज़ पढ़े उसमें से। केवल आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट सेंटर पढ़ लिया आपने, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस पढ़ लिया आपने। अब भाई उससे तो काम होगा नहीं, आपको उसके क्या पढ़ने हैं, आपको उसके क्वेश्चंस भी करने हैं।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, 2 लूप रख के आपको क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग ढंग से करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आप कर रहे हो, और फिर और अभी जो लास्ट में सारे आपके क्वेश्चंस लेने के बाद जो इन जनरल आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, उसमें आपको बात और समझ में आ जाएगी। फिर एक बच्चा पूछता है कि सर रिसोर्सेज क्या हों, मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ूं कि स्कूल टीचर के नोट्स को पढ़ूं। देखो भाई, अब ये तो आपको हाफ ईयरली के बाद पता चल गया होगा, क्योंकि हाफ ईयरली में आप नोट्स भी पढ़े होगे, ठीक, आप कुछ एक सैम्पल पेपर भी किए होगे। तो आपको क्या लगा, फील क्या किया कि क्या जो आप सैम्पल पेपर कर रहे थे, बोर्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, वो क्वेश्चंस आपके क्लास नोट्स से लिंक रख रहे थे कि नहीं, या जो भी आप ऑनलाइन कोई कोर्स किए थे उससे सिंक्रोनाइज था कि नहीं। अगर था तो ठीक है, कंटेंट आपका ठीक है, ठीक है। यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए भी जिनके नंबर अच्छे आए हैं। अगर आपका पेपर ठीक है, स्टैंडर्ड का बना था आपका हाफ ईयरली का पेपर, और आप आउट ऑफ 70 40-45 से अबव पाए हो, तो बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़ना शुरू कर दो, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी आप करो। बीच बीच में आप नियम बना लो कि आप 2 न्यूमेरिकल रोज़ करोगे एग्जाम्पलर के, और एनसीईआरटी के कम से कम 3 पेज आप रोज़ पढ़ोगे फर्स्ट बुक के। सेकंड बुक तो आपको करना ही है साथ साथ, ठीक है। तो कंटेंट से संबंधित बात मुझे लगता है आप सेटिस्फाइड हो गए होगे। बिलो पावर्टी लाइन का कंटेंट नहीं होना चाहिए। बिलो पावर्टी लाइन का मतलब ये है कि केवल डेफिनेशन डेरिवेशन वाला अगर आपका क्लास नोट है या आपके कोचिंग का ट्यूशन का नोट है तो नहीं होगा। बेटा लोग, हर टॉपिक पे ग्राफ होता है, मोस्टली हर टॉपिक पे असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पढ़ते समय पता चल जाएगा। बल्कि मैं तो सलाह ये दूंगा कि असर्शन रीजन क्वेश्चन तुम लोग बनाना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप देखिए, 2 बातें आपको दी जा रही हैं असर्शन रीजन में। हो क्या रहा है एक्चुअली, एक आपका असर्शन हो रहा है, पहले आप देखो कि वो ट्रू है कि नहीं, ठीक, जो भी है ट्रू फॉल्स दिमाग में रख लिए। फिर आप रीज़न देखो, रीज़न पढ़ते समय ही आप ये सोचना मत शुरू कर दो कि यार दिस इज़ एक्सप्लेनिंग असर्शन आर नॉट, नो। पहले आप रीज़न को देखो, ये अपने में एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है तो आपका तीसरा स्टेप क्या होगा कि देखना कि उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। खैर, तो ये तो आपके टॉपिक इन डेप्थ आप पढ़े हो तो आपका हो जाएगा मामला। जैसे एग्जाम्पल दूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैट का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि बार बार आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ते हो। मैं कह दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, देखते हैं आप सत्य है कि असत्य है। तो आपको तुरंत फार्मूला देखना पड़ेगा टॉर्क का। अब देखो, वही कह रहा हूँ कि आप कैसा पढ़े हो, ठीक है। टॉर्क पी ई साइन थीटा, थीटा तो यहाँ 0 हो गया, नहीं तो टॉर्क 0 हो गया, मैक्सिमम क्या है तो मिनिमम हो गया। आ रही बात समझ में ना। अब फिर जब वो मिनिमम हो गया तो हो सकता है कि दूसरा वाला कुछ और ऐसे दिया हो, कह दे कि टॉर्क इज़ कोसाइन फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोसाइन फंक्शन नहीं है, साइन फंक्शन होता है। अब कोसाइन क्यों दिया वो, देखो, क्योंकि जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा पढ़ा वो कंफ्यूज होगा, वो कोसाइन फंक्शन जल्दीबाजी में कहेगा हाँ कोसाइन फंक्शन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कोसाइन फंक्शन है, टॉर्क तो साइन फंक्शन है। खैर, तो इसका आंसर मैं लगता है कि आप लोगों को मिल गया होगा, दे दिया हूँ मैं। एक बच्चा पूछा सर कैसे पढ़ें। भाई देखो, ये पिछले दोनों प्रश्नों का उत्तर ही कंबाइंड रूप में ये है, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें, अब हो सकता है कि बच्चा ये पूछ रहा हो कि सर टाइम टेबल हमको बता दीजिए आप। तो टाइम टेबल बेटा लोग देखो ये है कि मोस्टली आप लोग क्या करते हो ना कि आधे तो टाइम टेबल बनाते नहीं हो, और जो टाइम टेबल बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि चलो भाई मैं 4 दिन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ूँगा, 5 दिन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूँगा, 6 दिन मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ूँगा। नहीं बेटा जी लोग, पूरी तरह ये गलत स्ट्रेटजी है। हमेशा टाइम टेबल आप बनाओगे आवर्स में कि इलेक्ट्रोस्टैट मैं 2 बार हल्का हल्का पढ़ लिया हूँ, ठीक है, ये फाइनल होने जा रहा है, या पहली बार मैं मन से नहीं पढ़ा था, हमको 12 घंटे पढ़ने इलेक्ट्रोस्टैट। 12 घंटे को फिर 2 पार्ट में आप डिवाइड करो कि देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड
वाला पार्ट जो है, चैप्टर 1 जो है, उसको मैं 8 घंटे दूंगा। ठीक, पोटेंशियल और कैपेसिटर वाला मैं 5 घंटे 4 घंटे, जैसे ही आपकी तैयारी है वो दूंगा। तो घंटे में आप प्लानिंग करोगे अपने। ठीक, रोज़ आपको ये देखना है कि भाई फिज़िक्स मुझे 1.5 आवर से 2 आवर्स पढ़ने हैं। ठीक, तो रोज़ आप बनाओगे। कहोगे नहीं सर क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आप ये सोच लेते हो चलो भाई इस हफ्ते मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगा, सबसे गंदा तरीका, द वर्स्ट स्ट्रेटजी। द वर्स्ट इसलिए कि आप सोच लिए पूरे हफ्ते आप पढ़ोगे, 2 दिन आप लापरवाही कर दिया, अरे चलो ठीक है अभी 4 दिन बाकी है, तो आप कंप्रोमाइज़ करने लगोगे, फटाफट पढ़ने लगोगे आप, तो आपका कंटेंट कायदे से नहीं होगा, इन डेप्थ कंटेंट आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, तो ये कैसे पढ़ने वाला मामला ये हो गया कि जो अपना टाइम टेबल बनाएंगे वो आवर्स में बनाएंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चंस बच्चों के थे। ठीक है, वैसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको स्ट्रेटजीज़ जिससे आप डैमेज कंट्रोल करोगे। पहली बात तो मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ, कम्युनिकेशन मेरा होता है बच्चों से। पहली बात तो बेटा लोग एक काम आप कर लें कि हाफ ईयरली के बाद जो पहले नहीं किए होंगे, अपनी स्टडी टेबल पे एक फ़ाइल बनाएंगे और केवल फिज़िक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट का CBSE करिकुलम हार्ड कॉपी फाइल में रखेंगे आप। और एक नहीं, जब फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, 2-2 निकलवा लेना, क्योंकि पहला वाला गंदा हो जाएगा। क्यों गंदा हो जाएगा बता रहा हूँ मैं। अब आप हार्ड कॉपी आपकी बन गई है, उसमें केवल आपके टॉपिक्स लिखे होते हैं, सब टॉपिक रेयरली लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे वो लिख देगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप एट सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सिस। हो सकता है कि एट पॉइंट एक्सिस ना भी लिखा हो, नहीं लिखा है, तो आप उसमें टिक लगा रहे हो। कहोगे सर सब टॉपिक कैसे पता चलेगा? बेटा सब टॉपिक जब आपका नोट्स है जो कि आप पहले देख चुके हो, वो कंप्लीट नोट है कि इनकम्प्लीट, इस हार्ड कॉपी रखने से आपका एक फ़ायदा और होने वाला है। फ़ायदा ये कि जो आपके नोट्स हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं। और बुक रखो आप साथ में, बुक खोलो, वो टॉपिक निकालो, ठीक, और देखो उस बुक में उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, वो अपनी कॉपी पे आप नोट करो। ठीक, क्योंकि देखो लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या क्या पढ़ना है, जब तक उसकी इंडेक्सिंग आपके दिमाग में नहीं होगी बच्चों, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको जब आप न्यूमेरिकल करते हो या क्वेश्चन करते हो, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या होता है? चैलेंज यही होता है ना कि ये किस टॉपिक का है, इसका सब टॉपिक क्या है, और वो तभी स्ट्राइक करेगा जब आपके दिमाग में लिस्ट होगा। अच्छा नहीं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1 पे नहीं आने वाला है, इसमें तो एक ही एंगल दिया गया है। ओ, तो एक एंगल वाला फार्मूला आपके दिमाग में देखो, इंडेक्स बना है एक एंगल वाला फार्मूला, तो आप लिख दिए माइनस PE cos θ, ऐसे कर दिया आप। ठीक, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल क्या बन रहा है। अब देखो बेटा लो, फिर उसी वापस आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे मैं कि सर पढ़ते हैं नंबर में कन्वर्ट नहीं होता। एक्सियल डेरिवेशन आप करके चले गए, बच्चा जानता है डेरिवेशन एक्सियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन क्या आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना बनता है एक्सियल के केस में, इक्वेटोरियल केस में? तो आपको लास्ट तक उस चीज़ को देखना है, जो आखिरी छोर है उस टॉपिक या सब टॉपिक का, आखिरी छोर तक आपको जाना है। पता नहीं कहाँ से पूछ देगा। हाँ, कभी टाइम क्राइसिस है तो आपको एक टॉपिक छोड़ दो। सर कौन सा छोड़ें? ये भी प्रश्न है, सर कौन सा छोड़ें? बेटा उसके लिए फिर वही हार्ड कॉपी काम आएगी आपकी। क्यों हार्ड कॉपी काम आएगी? जब हार्ड कॉपी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो अच्छा यार इस टॉपिक में कोई आगे पीछे के टॉपिक तो लिंक्ड नहीं है, उसे आप छोड़ दो। फिर देखो कि उसका आगे से कहीं कोई मामला है कि नहीं। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड छोड़ दिए तो घोर संकट में आने वाले हो। क्या घोर संकट? यही बी फिर काम आएगा आपको कहाँ पे? जब आप EMI पढ़ोगे, वहाँ पे यही इंडक्शन कॉयल हो जाएगा। आई बात समझ में? और वहाँ phi = BA लगेगा, और फिर B कहीं वो इंडक्शन कॉयल वाला रहा, सॉलिनॉइड वाला, तो B = μ0 n I फिर वहाँ लगेगा।
तो ऐसे टॉपिक आप नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत क्राइसिस है, आपको बहुत क्राइसिस है, हैं तबीयत ख़राब हो गई, टाइम नहीं मैनेज हो पाया आपका, तो ठीक है, चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो भाई, रिस्क लो, क्या करोगे, इसका कहीं किसी से लिंक नहीं है। चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आप R=mv/q, हालांकि है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इससे चीज़ें लिंक्ड नहीं हैं, ये अपने में इंडिपेंडेंट सा है, अलग सा है। मैग्नेटिज्म टाइम नहीं मिल रहा, छोड़ दो भाई, ससेप्टिबिलिटी वगैरह पे आता तो बहुत है, इंपॉर्टेंट है, बहुत है ये, लेकिन फिर छोड़ दो, क्या करोगे आप। तो ये सब बातें हैं। तो करिकुलम आपने रख लिया, टॉपिक सब टॉपिक आप देख लिए, ठीक। हमेशा आप इलेक्ट्रोस्टैट से शुरुआत मत करो। जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, आप कहाँ से शुरू करते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करते हो, नहीं, मेरे कहने से हाफ ईयरली के बाद आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से शुरू करो बेटा लोग, ठीक। रोज़ 1 घंटे, अब बात आती है डैमेज कंट्रोल वाली, 1 घंटे आप हाफ ईयरली का सिलेबस आप देखेंगे, ठीक है। फिर 1 घंटे जो आपकी सेकंड बुक शुरू हो गई है रे ऑप्टिक्स, उसको आप देखेंगे, ठीक, 1 घंटे, और तब शंखनाद से विजय की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, नहीं तो फिर वही मामला होगा, आप पछताओगे। तो ये मेन कुछ बातें थी मुझे बतानी थी आपने, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस आप करेंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि सेकेंड बुक में रे ऑप्टिक्स और बाकी जो चैप्टर्स हैं, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, इनको कैसे पढ़ना है आपने, ठीक है। तो बस विजय होना है आपको चिंता नहीं करनी है। अक्सर होता है हाफ ईयरली के बाद बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं और नंबर भी अच्छे ले आते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय, थैंक यू।